अंकल जी ने यूक्लिड जी बोलेंगे भाई देखो अपने को उनको क्या देनी है, अपने को उनको इज्जत देनी है अच्छे से, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम करा। ज्योमेट्री दी बोले अच्छा मैम बहुत बड़ा काम करके हमको फंसा के चले गए, ज्योमेट्री देकर चले गए, 6 चैप्टर हमारे 9th क्लास में आ रहे हैं हमारे तो। अरे बेटा अब आप मुझे बताओ, आपके पास एक लड्डू है, उसमें से आपने पार्ट निकाल लिया, अब आप पूरा लड्डू खाओगे या पार्ट खाओगे? पूरा खाओगे ना, होल खाओगे ना। ये रीड नहीं करेंगे। फिर से मेरे प्यारे बच्चों को मैं जंगल में लेकर नहीं जाऊंगी और ना ही वहां छोड़ूंगी, पार्क में जाएंगे, झूला खेल के वापस लाऊंगी लाइन से। अगर आप इसको एक ब्यूटीफुल कि कुछ चीजों को अधूरा ही छोड़ दो तो बढ़िया है, और अधूरे में ही उसकी खूबसूरती उभर के आती है। गेटिंग माई पॉइंट? और जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो वो एक डायलॉग है जवानी है दीवानी का, आजकल बड़ा चल रहा है रील्स के अंदर, कि ना बनी कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो बस मैथमेटिशियन से ये चीज छूट ही गई। हम अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो बच्चों को टफ क्यों पड़ता है, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रही हूँ। उसको साइकोलॉजिकली मैंने डिकोड करा है और मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि यूक्लिड ज्योमेट्री हर बच्चे को टफ पढ़ने का पहला रीजन ये है कि एक मोटिव भी रहता है कि मैं आपको रटवाऊं ना, मैं ये ना बोलूँ उसको नोट्स बना लो कॉपी बना। मैं चाहती हूँ कि आप बस समझो, उसके बाद खुद से लिखो। ये आदत मैं आपकी डलवाना चाहती हूँ। लेक्चर बड़ा इसलिए लाई कि मैं चाहती थी कि मैं आपको इस लेवल पे पढ़ाऊँ कि इस लेक्चर के बाद आपको किसी का लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, आपको नोट्स की जरूरत ना पड़े, आपको क्वेश्चंस के आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। हाय हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे क्यूटीज, मेरे बिडूज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारे से चैनल पे, मेरे प्यारे से क्यूटीज, मेरे प्यारे से बिडूज का। क्या लेकर आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए? एक ऐसा चैप्टर जिसने ना बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है, डरा रखा है। और डर किस बात का है? बस छोटी सी चीज का डर है। वो डर भी मैं खत्म करूंगी आज, और वो डर किस रीजन का है वो भी बताऊंगी। बिल्कुल लल्लू सा, पंजू सा, छोटू सा चैप्टर जो 0 से 3 मार्क्स का आएगा टोटल एग्जाम में। सोचो 0 से मतलब 0 मार्क्स का मतलब आएगा भी नहीं, उसके क्वेश्चंस भी नहीं आए, ऐसा हो भी सकता है टीचर्स पूछते भी नहीं उस चैप्टर को। कौन सा है वो चैप्टर? वो एक ऐसा चैप्टर है इसमें ज्योमेट्री फंसी हुई है, उसमें ज्योमेट्री फंसी हुई है, और ज्योमेट्री की अधूरी कहानी को आज हम पूरी करेंगे यूक्लिड जी की जुबानी से। या ज्योमेट्री की आज जो अधूरी कहानी है वो कौन पूरी करेंगे? यूक्लिड जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि आपको बहुत समय से सता रहा है, आज के बाद ही सताएगा। और आपको एक ऐसी चीज बताऊं, आज के बाद जब मैं आपको इसको ऐसी अप्रोच से पढ़ाऊंगी कि आज के बाद ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप किसी को भी चैप्टर पढ़ा सकते हो, किसी को भी। और मैं कहती हूँ इसको पढ़ने के बाद आप अपने किसी दोस्त को जरूर पढ़ाना, मजा आ जाएगा उस बच्चे को भी और आपको भी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं आपको इसको एक ऐसी अप्रोच से नहीं पढ़ाऊंगी बट डेफिनेशन एक्सियम और ये सब पढ़ा दिया, थ्योरी। मैंने थ्योरी को इस तरह से संजोया है कि आप इसके बाद अपने दिमाग से चैप्टर नहीं, और ना ही इसका कोई चीज को लिखने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी कभी नहीं भूल पाओगे। एक बहुत अलग अप्रोच से एक कहानी के थ्रू उसको भी पढ़ेंगे, एक ऐसी कहानी बताऊंगी कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे, मजा आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर हमारे सेशन का अगर टारगेट ही डिसाइडेड नहीं है कि भाई हमारे सेशन में हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं या ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो मतलब होता है कि कुछ मज़ा आता है क्या? नहीं ना। तो सबसे पहले तो अपन अपना टारगेट डिसाइड करते हैं, और एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर वो टारगेट आ जाए कि इस सेशन में ये टॉपिक्स है और हायरार्किकल ऑर्डर में आ जाए तो बल्ले बल्ले नहीं हो जाए। तो देखो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे ना अपन की ज्योमेट्री क्या होती है, क्योंकि यहाँ दुविधा में पता है कौन फंसा है? यहाँ पूरी दुविधा में ज्योमेट्री फंसी है, क्योंकि ज्योमेट्री मैं आपको बताऊंगी कि भाई इजिप्शियन भाई बहुत ही पुराने समय से आ रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? ज्योमेट्री को बचाने आए यूक्लिड जी, और उससे उत्पन्न हुई यूक्लिड ज्योमेट्री। तो हम यूक्लिड ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। अब यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे? जो यूक्लिड जी थे, तो यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर जो बताया था, उन्होंने क्या क्या बताया था? एक तो डेफिनेशंस बताई, हम वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फिर उन्होंने यूनिवर्सल कुछ ट्रुथ्स बताए, वो ट्रुथ के अंदर भी उन्होंने क्या, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो चीज एविडेंट ट्रुथ होती है वो पढ़ेंगे। स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अब यूनिवर्सल ट्रुथ में अपन क्या क्या पढ़ेंगे? एक्सियम पढ़ेंगे, एक्सियम क्या होती है, और पोस्टुलेट्स, दोनों ही यूनिवर्सल ट्रुथ है, पर दोनों में डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है, और कितने हम इसके अंदर एक्सियम में भी 7 एक्सियम और 5 पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। अच्छे से खत्म करके जाएंगे, ऐसे कि इसके बाद कभी नहीं भूल पाओगे। उसके बाद स्टेटमेंट्स के थ्रू हम थ्योरम पढ़ेंगे, और थ्योरम का भी हम एक प्रूफ भी करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो चैप्टर है। ऑल दस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस 5th, पूरे इसमें सिर्फ पोस्टुलेट्स 5th पोस्टुलेट है, लेकिन आपको उसके लिए पूरा ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई ज्योमेट्री, यूक्लिड जी, यूक्लिड ज्योमेट्री, यूनिवर्सल ट्रुथ, एक्सियम, पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या है, पोस्टुलेट क्या होता है, और सारी पोस्टुलेट पढ़ने के बाद आपको 5th पोस्टुलेट तभी समझ में आएगी। अब आपको मैं आई, हाँ जी यूक्लिड जी ये थे, ये रही ज्योमेट्री, हाँ भाई चलो 5th पोस्टुलेट, चलो खत्म 15 मिनट का चैप्टर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सर के ऊपर से चैप्टर जाएगा और इसमें जो डर बैठ जाएगा वो कहाँ जाएगा लेकर, कहाँ जाओगे लेकर? फिर ये
इसीलिए मैं आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी अच्छे से, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। चलिए, तो सबसे पहले ज्योमेट्री क्या है। तो अगर आप देखें तो ज्योमेट्री को अगर आप तोड़ोगे किसी वर्ड में, तो जो जियोमेट्री अगर आप देखें तो ज्योमेट्री ऐसा नहीं आई है 10 15 20 साल से या ये बस ये कुछ सालों से, बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम से ज्योमेट्री आ रही है। अगर आप देखें तो आप ये देखिए कि आर्किटेक्चर जो मोहिंजोदारो और ये सब जो चीज़ें बनी है, जो आपकी तो पहले से बनी हुई है ना, मतलब ज्योमेट्री तो बहुत टाइम से आई है, लोगों ने बस उसको नाम नहीं दिया था, उसको कुछ डेफिनेशंस नहीं मिल पाई है, कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं था। तो ज्योमेट्री बहुत पुरानी है, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अर्थ के ऊपर जो भी सामान है उसका मेजरमेंट है ना। तो ज्योमेट्री इज अ ब्रांच, अब ये मैथमेटिक्स का पार्ट हो गई, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ साइज, शेप, एंगल्स, डायमेंशंस, सब कुछ, पोजीशन है, सारी चीज़ों के बारे में डील करता है। और हम इसको कौन सी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम इसको 4th क्लास से पूरी ज्योमेट्री को पढ़ते हुए आ रहे हैं। 5th में पढ़ा, 6th में हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, एलिमेंट्री शेप्स पढ़ा, 7th में पढ़ा पूरा ट्राइंगल्स एंड इट्स कॉन्ग्रुएंसी, 8th में पढ़ा, 9th में तो पूरी ज्योमेट्री भरी पड़ी है, 9th में तो इसलिए तो यूक्लिड ज्योमेट्री आई है आपके, ठीक है। तो ये पढ़ा अपन ने, और आपको पता है ये ज्योमेट्री के कारण ही तो सारी नींव रखी गई है हर चीज की। आगे बढ़ते हैं, तो जिसमें ज्योमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसमें जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रियन मीन्स मेजरमेंट और टू मेजर, कि भाई अर्थ के अंदर जो भी सामान है, अर्थ को कोई अच्छे से मेजर करना उसके अंदर, दैट इज अपनी ज्योमेट्री होती है। अब दिस वॉज ऑल अबाउट ज्योमेट्री। अब क्या हुआ, ज्योमेट्री तो फंस गई बहुत बुरी, क्योंकि ज्योमेट्री में इतनी सारी चीज़ें थी ना, इतनी सारी चीज़ें बनाए जा रहे, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, बट उसमें लोगों को नॉलेज नहीं थी, वो सिर्फ काम कर रहे थे, उस पर नॉलेज कुछ नहीं थी। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ज्योमेट्री एक दुविधा में फंसी हुई थी, कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं था, कोई डेफिनेशंस नहीं थी, कोई मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं था कि चीज़ होती क्या है। तो ज्योमेट्री की अधूरी कहानी पूरी करी यूक्लिड जी ने। कैसे करी? सबसे पहले क्या है कि एक्चुअली में क्या ज्योमेट्री को उन्होंने खुद ही ने बोला कि ज्योमेट्री वो एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऐसा है कि भाई उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई थ्योरी नहीं दे रखी, मतलब हम बस उसको एब्स्ट्रैक्ट मॉडल मतलब ये कि हम जो आसपास बस देख रहे हैं, अरे भाई इसने एक पिरामिड बना दिया, इसी का देख दिखा के इसको बना देते हैं, इसने एक बिल्डिंग अपनी मर्जी से कुछ बना दी, इसी को देख दिखा के कर लेते हैं, अच्छा बिल्डिंग है, अच्छा ये है, सब ज्योमेट्री है। इसमें बिल्डिंग में एजेस होती है, साइड्स होते हैं, सरफेस होते हैं, सब कुछ चीज़ें होती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, और तभी देखिए उस पर वर्क होता है। तो ये सब चीज़ें पता नहीं थी, तो इसका मतलब ये कुछ भी चीज़ एक सिस्टमेटिक फैशन में नहीं था। अब इसको सिस्टमेटिक फैशन में लाना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने कोशिश करी बट वो नाकाम रहे। तो सबसे ज़्यादा अब इसमें हीरो बन के कौन निकला कि भाई मैं क्या करूंगा, एक सिस्टमेटिक फैशन में कुछ डेफिनेशंस दूंगा। एक बुक लिखी उन्होंने ज्योमेट्री को एक ऐसा नजरिया दिया, लोगों को ज्योमेट्री के बारे में इस लेवल पे पूरी दुनिया में एक ज्योमेट्री की ऐसी लहर लाए कि भाई मजा आ गया। ये जो थ्योरम्स आप पढ़ते हो ना, ये जो क्लास 9th के अंदर, 10th के अंदर, 11th 12th के अंदर जो आप ये एक्सियम, पोस्टुलेट, जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ट्राइंगल की, ये सारी प्रॉपर्टीज ही बाद में एक्सियम, पोस्टुलेट और थ्योरम्स बनी। और ये दी किसने थी? ये दी थी हमारे प्यारे से यूक्लिड अंकल जी ने। यूक्लिड जी बोलेंगे भाई देखो अपने को उनको क्या देनी है, अपने को उनको इज्जत देनी है अच्छे से, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम करा। ज्योमेट्री दे बोले अच्छा मैम, बहुत बड़ा काम करके हमको फंसा के चले गए, ज्योमेट्री देकर चले गए, 6 चैप्टर हमारे 9th क्लास में आ रहे हैं हमारे। तो अरे बेटा ये देकर गए ना, इसको पढ़ा मैं रही हूँ आपको, और ये मेरी गारंटी है कि ज्योमेट्री पढ़ ली, मेरे से पढ़ ली, मैं आपको ये मेरी गारंटी दे रही हूँ कि आपके पूरे नंबर अच्छे से हैं, ये गारंटी, ठीक है। उसके बाद आपको नाम बदलना है, मेरा नाम बदल दो, जो रखना है बता दो। तो यूक्लिड जी जो हमारे प्यारे से अंकल जी थे, तो उन्होंने क्या करा, यूक्लिड जी ने दी हमें यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। और इन्हें इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यूक्लिड जी की कहानी चालू हुई। अभी तक से ज्योमेट्री चल रहा था, और ज्योमेट्री की हमने दुखी स्टोरी थी वो सुनी। अब दुखी स्टोरी में हीरो बन के यूक्लिड जी आए। अब उन्होंने क्या करा, यूक्लिड जी वॉज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। वो ग्रीक
मैथमेटिशियन थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट के अंदर थे वो, पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि उन्हीं के कारण ज्योमेट्री की एक ऐसी नींव, एक ऐसी लहर लाई गई कि जो आज तक चलाई जा रही है, और उन्हीं के बेसिस पे ही लोगों ने बुक लिखी। लोग आज उन्हीं के बेसिस पे जो हम ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी, लाइन्स एंड एंगल, ये सब इन्हीं की वजह से पढ़ पा रहे हैं हम। गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब सिस्टमेटिक मैनर नहीं था, तो सिस्टमेटिक मैनर में लाने क्या जिम्मा इन्होंने उठाया, और उसको सिस्टमेटिक मैनर में लाने के लिए इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी, जिन्होंने उसमें कुछ एक्सियम्स दी, कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ स्टेटमेंट्स दिए, जिससे उन्होंने थ्योरम्स लिखी, उससे कुछ थ्योरम्स प्रूव करी। बहुत बढ़िया बुक लिखी, और उस बुक का नाम दिया उन्होंने एलिमेंट, कि ही कलेक्टेड ऑल हिज वर्क इन अ बुक। उन्होंने अपना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक लिखी, उन्होंने अपना वर्क करा, रिसर्च करी, और इस रिसर्च को एक बुक में संजोया, जिससे उन्होंने एलिमेंट नाम दिया, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उन्होंने एक बुक लिखी, और इस बुक के आधार पे पूरी ज्योमेट्री चल रही आज तक, ये ध्यान रखिएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री की अधूरी कहानी और यूक्लिड जी। अब देखिए, अब क्या हुआ, अब हमें यूक्लिड जी ने सिस्टमेटिक मैनर में बुक तो दे दी। अब क्या हुआ कि वो बुक हम पूरी पढ़ नहीं सकते, तो हमें क्या करा, 9th क्लास में इस बुक का थोड़ा सारांश, एक छोटा सा पार्ट, कि कैसे हमें समरी के फॉर्म में दे दिया, कि कुछ डेफिनेशंस उन्होंने बताई, फिर डेफिनेशन के बाद उन्होंने कुछ एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स बताए। तो हम ये सब आज इस बुक का थोड़ा सा समरी पढ़ लेते हैं, बस कुछ नहीं, और उसके बाद हमारी ज्योमेट्री पे और अच्छी नींव पक्की हो जाएगी। एक्चुअली देखा जाए तो हमने जो पढ़ाया है ना, जो 5th 4th क्लास से जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस वही आज हम रिवाइज करेंगे, उसको एक नए नजरिए से पढ़ेंगे, उसको एक नए लेवल पे लेकर जाके पढ़ेंगे, बस दैट्स इट। पूरा रिवीजन ही चलेगा आज। आप जो पढ़ोगे ना, लाइनर बोला मैम क्या चल रहा है, फालतू चीजें, क्योंकि पता है क्यों फालतू क्यों लगेगा आपको, अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं, क्योंकि आप ये चीज बचपन में पढ़ के आ गए हो, और अभी आप उसे रिलेट करेंगे, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या चीज, छोटी चीज पढ़ा रहे हो। इसलिए ये चैप्टर बच्चा टफ लगता है, क्योंकि हम बहुत छोटी चीज पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, तो वो छोटी चीज बच्चा समझ नहीं पाता कि यार इतना छोटा भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। हम तो 4th क्लास में टॉपिक पढ़ के आए हैं, और इसमें थ्योरी ज्यादा है, इस चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है और कंसेप्ट ज्यादा है, क्वेश्चंस थोड़े कम है। और मैथ्स में साइकोलॉजिकली जब हम कोई चैप्टर उठाते हैं, अगर आप स्ट्रैटेजिकली एंड साइकोलॉजिकली दिमाग से सोचें, हम कभी भी मैथ्स उठाएंगे, हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, मैथ्स के ऊपर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे। बट यही एक चैप्टर जो थोड़ा अलग हटके, जिसमें थ्योरी ज्यादा है, और वो इसे बाकी चैप्टर से अलग बनाता है, और इसीलिए चैप्टर थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों को। गेटिंग माई पॉइंट मेरे बेडोस। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं जो यूक्लिड जी जो हमारे अंकल जी थे, उन्होंने हमें दी। तो कुछ डेफिनेशन जो यूक्लिड जी द्वारा दी गई, अब हम एक एक करके एक डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एनीथिंग विच हैज नो कॉम्पोनेंट और नो पार्ट, कोई पार्ट ही नहीं है उसका, उसे पॉइंट बोलते हैं। अब आप एक पॉइंट ले लीजिए, इधर ए पॉइंट, इसका कोई, मैंने इधर बना दिया, कुछ पार्ट है क्या इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, कुछ पता है क्या इसका कोई पार्ट है क्या, कोई कंपोनेंट है क्या इसका। कंपोनेंट मतलब कोई डायरेक्शन है क्या, डायमेंशन है क्या, डायमेंशन लेस होता है, आपको पता है पॉइंट, कोई डायमेंशन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई पार्ट नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं, तो ये पॉइंट होता है। अच्छा सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ना, अ लेंथ विदाउट ब्रेथ इज कॉल्ड लाइन। अ लेंथ विदाउट ब्रेथ इज कॉल्ड लाइन। उन्होंने लाइन के बारे में बताया कि अ लेंथ, एक ऐसी लेंथ विदाउट ब्रेथ। अब आप एक चीज बताइए, अगर आपके सामने जैसे ये पेन है, ठीक है, अब देखिए इधर पेन है, इसकी कोई लेंथ है, और आप देखिए इसकी कोई चौड़ाई, इसकी मोटापा होगा, इसका कोई विड्थ होगी, इसका मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों है। लेकिन अगर एक सीधी लाइन बन जाए इसकी बिल्कुल नेग्लिजिबल ब्रेथ है, इसकी चौड़ाई है ही नहीं, तो उसे लाइन बोलेंगे। तो लेंथ विदाउट ब्रेथ हो ही ना, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइन, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी आप अंदर ही अंदर कुछ चीजें देखेंगे, मैं आपको एक चीज और पढ़ाऊंगी, इसमें एक चीज छुपी हुई बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी बाद में। अभी सिर्फ इतना समझिए कि एक लेंथ विदाउट ब्रेथ, जिसकी ब्रेथ ना हो, उसे लाइन बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट, द एंड पॉइंट ऑफ एनी लाइन, कोई लाइन है, उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे, एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स विच मेक अ लाइन सेगमेंट। ऑब्वियसली जो किसी भी लाइन होगी, कोई लाइन होगी, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी ना, है वो उसके जो जहां पे एंड हो रही है वो उसके एंड पॉइंट्स होंगे, उन्हें पॉइंट्स बोलेंगे, और वो एंड पॉइंट्स हैं, इसीलिए वो लाइन सेगमेंट होगी। हमने लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज एंड पॉइंट्स, मतलब उसके एंड पॉइंट्स, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है उसका, तो बस एंड पॉइंट जिन्हें पॉइंट्स कहते हैं, और उससे जो जुड़ के बनती है वो लाइन सेगमेंट बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इफ अ लाइन लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। अब सुनिए, इफ अ लाइन, ये बहुत बढ़िया चीज है, इफ अ लाइन लाइज इवनली विद द पॉइंट, एक लाइन है, ठीक है, ए बी एक लाइन है, इवनली विद द पॉइंट, इवनली विद द पॉइंट मतलब ये देखिए एक पॉइंट इधर, इवनली 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 सारे पॉइंट्स है। अब अगर मैं एक पॉइंट इधर ले लूं, एक पॉइंट इधर ले लूं, इधर इधर इधर, क्या ये इवनली है? इवनली नहीं है। तो क्या इससे कोई लाइन बन सकती है क्या? एक लाइन इन पॉइंटों से बन सकती है? ये पॉइंट्स इवनली नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स इवन है पूरे एक साथ एक लाइन में। सो इफ अ लाइन लाइज इवनली विद अ पॉइंट ऑन इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन, तभी तो स्ट्रेट लाइन। वरना अगर ऐसा कुछ इससे बनेगा तो क्या ये लाइन ही नहीं बनेगी, स्ट्रेट तो भूल ही जाओ। तो अगर पॉइंट्स इवनली उस पर जुड़े हुए हैं, ऐसे इवनली पूरे जुड़े हुए हैं, तो उससे जो हमें लाइन मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि पॉइंट्स इवनली है। गॉट इट? और आगे बढ़ते हैं, और जो आगे, ठीक है, अपनी डेफिनेशन ये हो गई। आगे 2 मिनट रुकिएगा, ये वाला पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन, अभी और भी डेफिनेशन है, अब 5वीं डेफिनेशन, एनी ऑब्जेक्ट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। अब अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी की लेंथ और ब्रेथ नहीं है तो उसे लाइन बोलेंगे, लेकिन अगर किसी की लेंथ और ब्रेथ दोनों हो जाए, मतलब अब 2 डायमेंशन आ गए, 2 डायमेंशन। आप देखिए, मैं आपको 0D 1D 2D 3D पूरे यहाँ तक अपन इन्होंने पूरा ऐसे करके एक्सप्लेन करा था, तो उसे बोलेंगे सरफेस। अब आप देखेंगे भाई, एक आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ भी होती है आपकी, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पूरा सरफेस, एक प्लेन सरफेस बोलते हैं। एक प्लेन के लिए 2 एक्सिस का एग्जिस्ट करना जरूरी है, इसलिए लेंथ का और ब्रेथ का होना जरूरी है। वो 2 लेंथ और ब्रेथ को 2 एक्सिस में बोलना चाह रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों है तो वो प्लेन बन जाएगा, और 3 एक्सिस आ जाए, लेंथ ब्रेथ हाइट आ जाए, तो वो एक सॉलिड फिगर नहीं बन जाएगा। तो उन्होंने देखो पॉइंट से लेकर 0D से 1D, 1D से 2D, 2D से 3D कैसे पहुंचाया, ये आपको कोई नहीं चीज बताएगा। कि 0 नो कंपोनेंट पॉइंट के लिए, फिर लाइन 1 कंपोनेंट दैट इज ओनली लेंथ, 1 डायरेक्शन, 1 डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ, तो प्लेन सरफेस है ना। अब सुनिए 6th, एजेस ऑफ एनी सरफेस, कोई भी सरफेस है। अब आप ये देखिए, इधर अभी हमने पढ़ा सरफेस है, इसकी जो एजेस होती हैं उसे लाइन ही तो कहते हैं। ये क्या है? साइड्स ही तो हुई, लाइन ही तो हुई। जो एज होती है उसे लाइन ही तो कहते हैं। अगर आप इधर देखेंगे, ये जो बुक है इसकी जो एज है, ये एज है, इसे लाइन ही तो बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट, इतना ज्यादा मगजमारी नहीं करनी और ना ही कंफ्यूज होना है, सिंपल। लास्ट डेफिनेशन, अब प्लेन सरफेस, मैं एक प्लेन सरफेस एक काम करती हूँ, एक प्लेन सरफेस है मैंने बना लिया, आगे बढ़ते हैं। इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स। अब जैसे मैंने एक चीज पढ़ी कि एक लाइन पॉइंट से मिलकर बनती है, पॉइंट से जुड़कर 1D बनता है और 1D से जुड़कर 2D बनता है। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट से जुड़कर इवनली पॉइंट्स जुड़ेंगे तो एक लाइन बनेगी, ऐसे बहुत सारी इवनली लाइन से जुड़कर एक सरफेस बनेगा। आप अगर देखें ये डेफिनेशन सिर्फ पढ़ने और याद करने के लिए, इनको संजो के देखिए, ये पूरा 0D से लेकर आपको 2D तक पहुंचा रहा है। तो अगर आपकी लाइन ऐसे इवनली है, ये देख लीजिए इवनली आपकी लाइंस, तो ये आपको एक सरफेस, आपको इससे प्लेन सरफेस मिल रहा है बेटा। और यही उन्होंने समझाने की कोशिश करी। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा सोचना नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हमारी डेफिनेशन। और अगर उसको रिविजन करें तो देखिए, पॉइंट नो कंपोनेंट मतलब 1D मतलब 0D, 0 डायमेंशन, फिर बहुत सारी लाइनें जुड़कर एक पॉइंट से पॉइंट जुड़कर लाइन पर आए, दैट इज 1 डायमेंशन, लेंथ की बात हुई सिर्फ, ठीक है, जिससे बहुत सारे पॉइंट और पॉइंट से जुड़ के लेंथ बनी, अपनी लाइन बनी, मतलब 0D से ही 1D बन रहा है। अब देखिए, अब 1D से ही आपका 2D बना, कि जब बहुत सारी लाइनें जुड़ी तो आपको क्या मिला? 2D, जिसमें आपके 2 डायमेंशन आए, दैट इज एक लेंथ और एक ब्रेथ। आप ये देखिए, जो आप अगर आप रिलेट करेंगे तो अच्छे से। तो अब सुनिए हुआ क्या, अगर आप एक चीज देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं जब इन्होंने बताई, ना तो लेंथ के बारे में बता रहे, लेंथ होती क्या है, ब्रेथ क्या होती है, आपको पता है क्या? अगर आप देखें तो ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, इसलिए अभी आपको पता है। लेकिन अगर आप उस समय पे देखें तो उस समय पे जब इन्होंने डेफिनेशंस दी थी तो वहां के लोगों को उस टाइम पे पता था क्या लेंथ और ब्रेथ होती क्या है? वो पढ़ते हैं कि हाँ भाई लेंथ और ब्रेथ ना हो तो सरफेस होता है। अरे भाई सरफेस होता है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ तो बताओ भैया जी, यूक्लिड जी हैं। आप बोलोगे मैम अभी अंकल से भैया जी हो गए हैं, तो मतलब उन्होंने लेंथ और ब्रेथ नहीं बताई। फिर उन्होंने बोला इट हैज नो कंपोनेंट, इट हैज नो पार्ट, पॉइंट के लिए बोला उन्होंने, पॉइंट के लिए क्या बोला? इट हैज नो कंपोनेंट नो पार्ट। पर पार्ट क्या होता है, ब्रेथ क्या होती है, कुछ नहीं पता, कुछ बता ही नहीं रखा उन्होंने 2-3 चीजें। तो ऐसी क्या हुआ, अब आप देखेंगे इधर कि नाउ अगर हमने फर्स्ट डेफिनेशन करी तो उसमें हमें पार्ट मिला, ठीक है, और पार्ट को उन्होंने डिफाइन नहीं करा, और पार्ट को डिफाइन नहीं करा, और जब डिफाइन करने गए तो सुनिए, कुछ मैथमेटिशियंस को आपको पता है, आपने तो
मैथमेटिशियंस भरे पड़े हैं और सारे दिग्गज लोग हैं, उन्होंने बोला हाँ इन्होंने नहीं करी ना, हम करके दिखाते हैं। जब वो करने गए तो चेन ऑफ डेफिनेशंस निकलने लगी, पार्ट की वजह से और कुछ एरिया निकला, एरिया की वजह से कुछ और निकला, फिर कुछ और निकला, फिर किसी की डेफिनेशन। तो क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा फंस गए, वो खुद ही कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ऐसे जब लाइन को अपने, अगर आप इसको एक ब्यूटीफुल कि कुछ चीजों को अधूरा ही छोड़ दो तो बढ़िया है, और अधूरे में ही उसकी खूबसूरती उभर के आती है। गेटिंग माई पॉइंट। और जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो वो एक डायलॉग है जवानी है दीवानी का, आजकल बड़ा चल रहा है रील्स के अंदर, कि ना बनी कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो बस मैथमेटिशियन से ये चीज़ छूट ही गई कि उन्होंने बोला कि यार, उन्होंने इस चीज़ को दिल पे ले लिया कि यार कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता, छोड़ ही देते हैं। कुछ चीज़ों को उन्होंने अनडिफाइंड छोड़ ही दिया। यार भाई साहब जी, दिमाग की मगजमारी नहीं हो रहा, डिफाइन अनडिफाइंड छोड़ो उसको। तो कुछ चीज़ों को अनडिफाइंड टर्म्स दिया गया, जैसे कि अपने क्या क्या चीज़ें थी, अगर आप देखेंगे पॉइंट, लाइन एंड प्लेन को हमने एज अनडिफाइंड टर्म्स दिया गया। ठीक है, इतनी मगजमारी करने के बाद। तो दिस वॉज ऑल अबाउट यूक्लिड जी की कुछ डेफिनेशन। अब क्या हुआ, डेफिनेशन उन्होंने एक पार्ट में डेफिनेशन बता दी। अब डेफिनेशंस के बाद क्या हुआ, कुछ अजम्पशन उन्होंने दिए, ध्यान रखिएगा, कुछ अजम्पशन उन्होंने दिए जो कि एविडेंटली ट्रू थे। मतलब उन्होंने कुछ ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ दिए। ई का होवे, ई यूनिवर्सल ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ ई का होवे। अरे मेरे प्यारे बिडू, अंग्रेजी आती है अच्छे से, बहुत अच्छे से आती है, मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आजकल के बच्चों को इंग्लिश के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, बहुत धुरंधर हो, बहुत ज्यादा अच्छी आती है। तो ई का होवे का ऐसा ट्रुथ यूनिवर्सली जो ऑब्वियसली एविडेंटली ट्रू हो, सच हो, सत्य हो। कैसे सत्य हो है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, हाँ खड़ी हूँ, आप यूट्यूब से मेरा लेक्चर देख रहे हैं, क्या ये सच है? झूठ तो हो नहीं सकता। अगर आप यहाँ तक मेरे को सुन रहे हैं तो मतलब यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देख रहे हैं। आप यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं। आप कोई भी क्लास में हो, किसी भी एज के हो, आप बड़े हो बुढ़े हो, पर आप यूक्लिड ज्योमेट्री देख तो रहे हो हैं। आज सूरज ईस्ट से निकलेगा या निकला है, ऑब्वियसली निकला है, तो कुछ झूठ तो नहीं है, जो एविडेंटली ट्रू है ये बात है। आज मैं सोकर उठी, अरे भाई सोकर ही तो उठूंगी, हैं कैसे उठूंगी, सोकर ही तो उठूंगी। तो ये क्या है, ये एविडेंटली ट्रुथ हैं, जिन्हें हमें प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, हमें पहले से पता है। तो मैंने आज अज्यूम कर लिया आज सूरज ईस्ट से निकला होगा, अरे यार ट्रू है ये बात, ये ऑब्वियस ट्रुथ है। तो उन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए जो कि एविडेंटली ऑब्वियसली ट्रू थे। उन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए सेंटेंसेस की फॉर्म में, और उन अजम्पशंस को सुनिएगा, उन अजम्पशन को उन्होंने दो पार्ट में बांटा। बहुत ध्यान से पढ़ा रही हूँ। उन्होंने अजम्पशंस को दो पार्ट में बांटा। उन्होंने जो अजम्पशंस दिए, जो लाइंस दी, जो बातें बताई, उसमें उन्होंने बोला कुछ बातें तो पूरे मैथमेटिक्स तक सीमित रहेगी, पूरे मैथमेटिक्स तक सीमित रहेगी, लेकिन कुछ बातें सिर्फ ज्योमेट्री तक सीमित रहेगी। जो कुछ ट्रुथ होंगे, जो कुछ सत्य होंगे, वो ज्योमेट्री तक सीमित रहेंगे, लेकिन अगर कुछ सत्य होंगे वो पूरे मैथमेटिक्स तक लागू होंगे। और जो सिर्फ मैथमेटिक्स तक लागू थे उन्हें उन्होंने नाम दिया एक्सियम्स। अभी हम पढ़ेंगे एक्सियम्स क्या होंगी। तो एक्सियम्स आर व्हाट, एक्सियम्स आर यूनिवर्सल, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ, ऐसे अजम्पशंस जो एविडेंटली ट्रू हैं, सच है, जिन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फर्क इतना है कि वो पूरे मैथ्स पे लागू होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस मैं भी आपको समझा दूंगी मैथ्स के अंदर, कि जैसे अगर मैंने दो चीज इक्वल है, उसमें कोई चीज इक्वल चीज जोड़ दी तो वो भी इक्वल हो जाएगा। हैं समझ में आया? इसको मैं भी अच्छे से समझाऊंगी। और ऐसे जो चीज सिर्फ ज्योमेट्री तक सीमित थी, ऐसे ट्रुथ जो सिर्फ ज्योमेट्री तक सीमित थे, उसे उन्होंने नाम दिया पोस्टुलेट। और बस यहाँ पे कहानी खत्म होती है पोस्टुलेट और एक्सियम की। बच्चे को यही समझ में नहीं आता और यहाँ पे इसलिए वो रोता है कि उसे पोस्टुलेट, ये कहानी थी यूक्लिड ज्योमेट्री की जो आपको परेशान करती थी। एक्सियम, पोस्टुलेट, 7 एक्सियम 5 पोस्टुलेट रट ली, पता है नहीं एक्सियम क्या है, पोस्टुलेट क्या है, कंफ्यूज हो रहे, डिफरेंस आ गया, क्या करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सियम एंड पोस्टुलेट पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, यूक्लिड अज्यूम सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब सुनिए, आपको एक चीज बताऊं, पूरा यूक्लिड ज्योमेट्री मैं आपको कह रही, पूरी 8th, पूरी 9th, पूरी 10th में आप जो थ्योरम्स पढ़ते हैं, जो आप पोस्टुलेट, जो एक्सियम्स पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं है। उनको बड़े बड़े पोस्टुलेट, ये बड़े बड़े एक्सियम, थ्योरम्स, ये नाम हमने उसे एग्जैचुरेट करने के लिए दिए हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज है। ये मैं हमेशा जब पढ़ाती हूँ ना, जब भी मैंने आपको 9th क्लास में जब मैंने आपको सर्कल्स पढ़ाया, जब मैंने आपको ट्राइंगल्स एंड लाइंस एंड एंगल पढ़ाया, तो मैं आपको एक चीज़ बताई कि थ्योरम्स नहीं, जब मैंने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाया
तो वो एक्चुअली में प्रॉपर्टीज से थ्योरम बन रही है, प्रॉपर्टीज को ही उल्टा सीधा करके। तो कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर प्रॉपर्टी पर है और आपको गोल घुमा दिया और आप कंफ्यूज हो गए। प्रॉपर्टीज पता है ना, उसी को बोल दिया प्रूफ करो, उसी को बोल दिया प्रूफ नहीं तो वो एविडेंटली ट्रू है, बस बात खत्म। समझ में आया? विच वर एक्चुअली ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑब्वियसली ट्रू थे और उसको उन्होंने दो पार्ट में बांटा, एक्सियम एंड पोस्टुलेट में। अब एक्सियम एंड पोस्टुलेट समझते हैं। एक्सियम्स आर ऑब्वियसली, एक्सियम्स ऐसे अजम्पशंस जो यूनिवर्सली ट्रू हैं, जो यूनिवर्सली ट्रू है, बट वो सिर्फ मैथमेटिक्स तक, वो पूरे मैथमेटिक्स में सीमित है, सिर्फ की बात नहीं है, पूरे मैथ्स में सीमित है ना। और यहाँ पे ये अगेन ये भी अजम्पशंस है जो यूनिवर्सली ट्रू है, लेकिन ये सिर्फ ज्योमेट्री तक सीमित है। इसमें सिर्फ लाइंस, एंगल, शेप, डायमेंशन ये चीज आएगी हैं, और इसमें आएगा पूरा मैथ्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, सब कुछ आएगा। इसमें मैम बहुत डांस अच्छा करते हो, बस थैंक यू बेटा। अब सुनो एग्जाम्पल, हाफ ऑफ इक्वल और इक्वल। अरे भाई किसी चीज का आधा, दो चीज इक्वल है? मेरे पास एक लड्डू, मेरी फ्रेंड के पास भी एक लड्डू, सेम, सो दोनों के लड्डू भी सेम है, दोनों को आधा कर दिया तो हमारे लड्डू भी वापस आधे आधे जो लड्डू मिलेंगे वो भी सेम होंगे ना। ऐसा नहीं उसका लड्डू आधा करा तो उसको ज्यादा हो जाएगा, मेरा लड्डू आधा करा तो कम हो जाएगा। तो किसी इक्वल चीज का हाफ करोगे तो वो भी आपको इक्वल ही मिलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। और आप ये देखिए एविडेंटली ट्रू है ये बात। आपको उसको प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है कि सोचना पड़ रहा है क्या? कुछ नहीं ना। ये दिस इज एक्सियम। अब आते हैं अपन पोस्टुलेट पर। एग्जाम्पल, एग्जैक्टली वन लाइन, अगर आप देखें एग्जैक्ट दो पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकती है? ये बात सच है, ये सब बच्चे को पता है, और ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो ये पोस्टुलेट हो गई। कुछ नहीं है, दोनों बातें अजम्पशन और यूनिवर्सल ट्रुथ है, बस एक पूरे मैथ्स पे लागू है और एक सिर्फ ज्योमेट्री तक सीमित है। दिस वाज ऑल अबाउट एक्सियम एंड पोस्टुलेट। अब सुनिए, अब यहां से शुरुआत हुई एक्सियम और पोस्टुलेट की कहानी और कह लो लड़ाइयाँ। एक्सियम बोला पहले मैं आता हूँ, और एक्सियम टोटल 7 एक्सियम हमारे कोर्स में है, लाइन वाइज नंबर वाइज हमें पढ़नी है। ऐसा नहीं है एक एक्सियम 1 पढ़ रहे हैं फिर बाद में मस्ती आ रही है चलो एक्सियम 2 को 3 नाम दे देता हूँ। बारात में नहीं आए हो बेटा, उन्होंने इतनी अच्छी प्यारी सी, जो हमारी यूक्लिड जी है, जो हमारी यूक्लिड दादाजी है, जिन्होंने प्यारी सी एक बुक लिखी है वो आपके ऐसा तो नहीं लगी हम नाम चेंज कर दो उनको, थोड़ी सी तो इज्जत दो। तो एक्सियम 1, अब देखिए बहुत सिंपल एक्सियम है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको, ज़्यादा उसको खींचेंगे नहीं। सिंपल सबसे पहली एक्सियम आपकी क्या है, बहुत सिंपल सी। इफ two things are equal to a common thing then these are equal to one another। हैं, दुश्मन का दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त कहते हैं ना, तो ये वाली चीज है। अब देखो मैंने क्या कर दिया, सुनो, कोई दो चीजें इक्वल है ना, कोई दो चीजें इक्वल है, और उसमें हम कोई देखें कि इफ 2 things are equal to a common things, मतलब कोई दो चीजें कॉमन चीज के इक्वल है, तो वो दोनों चीजें भी तो इक्वल हो जाएगी। मतलब अगर आप देखें ए बी के इक्वल है ना, ए सी के इक्वल है, मतलब बी भी ए के इक्वल है, सी भी इक्वल है, तो बी और सी इक्वल हो गए ना। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर आप देखें तो हम बचपन में एक चीज यूज करते आ रहे शुरू से, एंगल्स, कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा। अगर एंगल 1 भी 2 के इक्वल है, 3 भी 2 के इक्वल है, दोनों कॉमन चीज के इक्वल है, तो 1 और 3 अपने आप इक्वल हो गए। बस ये थ्योरम कहना चाहती है। P इज इक्वल्स टू Q, S इज इक्वल्स टू Q, तो दोनों Q के इक्वल है तो P और S इक्वल हो गए। सिंपल बात है। गेटिंग माई पॉइंट। मेरे पास 4 लड्डू और किसी के पास भी कुछ लड्डू, पर उसके पास भी 4 लड्डू, तो भाई उस हम दोनों के लड्डू उसके इक्वल है, तो हम दोनों के लड्डू इक्वल हो गए। लड्डू के तो पीछे पड़ गए हो मैम आप। हाँ बस बेटा लड्डू पसंद है अपने को, भूख तो लगी रही है, आगे बढ़ते हैं, बाद में खाएंगे, लेक्चर के बाद खाएंगे। चलो एक्सियम 2। अब एक्सियम 2 क्या है? एक्सियम 2 सिंपल ये बोलती है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अगर कोई दो चीज इक्वल है और उसमें कोई और चीज ऐड कर दी, दोनों साइड इक्वल, ऐसा नहीं बारात में आए हैं कोई दो चीज इक्वल है लेकिन उसमें इधर 2 ऐड कर रहे हैं इधर 5 ऐड कर रहे हैं, दोनों तरफ जब इक्वली ऐड करा कुछ भी चीज, तो उसे वो जो उनका आंसर आएगा, जो आंसर जो होल आएगा वो भी इक्वल होगा। समझो लड्डू लाते हैं, मेरी दोस्त के पास 4 लड्डू, मेरे पास 4 लड्डू, और हम अब दोनों के इक्वल लड्डूज है, दोनों के पास इक्वल लड्डूज है, और हमने दोनों को और दो लड्डू और दे दिए। ऐसा नहीं कि इसको 2 मेरे को 3 दिए, दोनों को इक्वल लड्डूज और दिए, तो जोड़े जब उनमें 2 लड्डू, इधर भी 2 लड्डू, तो इसके पास भी 6 लड्डू, मेरे पास भी, तो होल फिर से जो हमारा 6 आया इक्वल आया है जी, इक्वल आया। तो P इज इक्वल्स टू Q, और अगर हम P और Q में अगर हम कुछ ऐड करते, देखिए P और Q में जैसे P प्लस S करा, Q प्लस S करा, तब भी आंसर सेम ही आना है। लड्डू वाली बात हो गई है, लड्डू वाली मार्क्स वाली कर लो, इसके 10 मार्क्स आए, इसके भी 10 मार्क्स आए, दोनों को 5 मार्क्स और दे दिए गए, तो उसके भी 15 इक्वल हो गए हैं, क्योंकि इक्वल मार्क्स ऐड करे गए,
तो होल भी इक्वल हो गया, एज सिंपल एज दैट। इतना सोचना नहीं है, एग्जाम 3 पर आते हैं। इफ इक्वल्स आर, अब सुनिए, अब अगर इक्वल, कोई इक्वल है, उसमें से कुछ चीज घटा दी, इक्वली घटा दी गई, आप इधर समझिए, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास 5 लड्डू है, मेरे दोस्त के पास 5 लड्डू है, मेरे दोस्त से मैं 3 लड्डू ले लेती हूँ, और कोई कह रहा है तेरे से 3 लड्डू ले लेता हूँ और तेरे दोस्त से 2 लड्डू ले लेता हूँ। क्यों भाई, क्यों भाई? जब आपने इक्वल करा है तो आप सब्सट्रैक्ट भी इक्वल करोगे या ऐड भी इक्वल करोगे, और यही मैथ्स भी होती है। अगर आप देखते हैं कभी भी अपनी मर्जी से कुछ इक्वली डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो, तो ऐसा नहीं कि इधर 2 डिवाइड कर रहे हो तो उधर पर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप इधर 2 से माइनस करो तो इधर भी 2 से माइनस ही करोगे। ऐसा नहीं है कि 3 से कर रहे हो या प्लस कर रहे हो, अपनी मर्जी चला रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर कोई 2 चीज़ इक्वल है कि भाई मेरे पास भी 6 लड्डू, मेरे दोस्त के पास भी 6 लड्डू, और हम दोनों के किसी ने दोनों में से 3-3 लड्डू हटा लिए, इसके भी 3 मेरे भी 3, दोनों के सेम लड्डू हटाए गए, तो दोनों के पास जो मिला बाद में 3-3 लड्डू बचे, तो वो 3-3 सेम आए ना आपके पास। गेटिंग माई पॉइंट? लड्डू के तो पीछे पड़ गए हो मैडम आप। दिस इज सेम एज अबव कि P और Q इक्वल है, और P में से अगर आपने S माइनस करा और Q में से भी S माइनस करा, तो जो आपको, क्योंकि P और Q इक्वल है और दोनों में से इक्वली माइनस कर रहे हैं, तो आंसर जो होल आएगा, जो आपका बाद में मिलेगा, जो रिमेनिंग है, जो रिमाइंडर है, वो भी इक्वल आएगा। एज सिंपल एज दैट। इसको ज़्यादा थ्योरी पे जाना नहीं है, आपको सिंपल समझना है, खुद से थ्योरी लिखनी है। गेटिंग माई पॉइंट? जब हम कोई चीज़ याद करते हैं तो भूलते हैं, तो याद करो ही मत, समझो, सिंपल एज दैट। ये अपना मंत्र बना लो, अपना मोटो बना लो, उसको कहीं दीवार पे लिख लो कि हम जब याद करते हैं तो भूलते हैं, तो याद करना ही नहीं है, समझना है। चक दे फटे तो नब दे गिल्ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम नहीं, एक्सियम की तरफ। एक्सियम 4, थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर वन अनदर। अरे अपन एक ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा है, वो इक्वल होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर दे। मेरे हाथ है, एक छोटा एक बड़ा है, क्या नहीं ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जब मैं हाथ जोड़ रही हूं तो सुंदर लग रहे हैं बिल्कुल, हैं, तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर गए, पूरा कोइंसाइड कर गए, तो ये एग्जैक्टली इक्वल हुए ना। इसमें कोई लेंथ और ब्रेथ एक छोटे से इंच का भी फर्क नहीं होगा। तो दिस इज द ब्यूटी। अगर आप कोई 2 पेजेस लाएंगे, उनको पेजेस को इक्वल आप ले लेंगे। अगर मैं आपको कोई पेजेस देती हूँ, अगर मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं, तो वो अगर बिल्कुल इक्वल है, दोनों एक दूसरे को पूरा सट गए, एक दूसरे पे ओवरलैप हो गए, तो इसका मतलब वो कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब वो एग्जैक्टली इक्वल है। इफ 2 फिगर्स फिट इनटू ईच अदर, पूरा कंप्लीटली, है ना, इसका मतलब फिगर इक्वल। एक सर्कल है, उसमें एक और सर्कल पूरा इसी को ओवरलैप कर गया, तो मतलब वो दोनों सर्कल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, कोइंसाइड करे तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब वो एग्जैक्टली इक्वल हो गए। अब आते हैं 5th थ्योरम पर, सुनिएगा। द होल सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बहुत अच्छे से समझ। इंपॉर्टेंट है, लल्लू से देखा, सब कुछ लल्लू सा सब पढ़ के आ चुके हैं अपन, ये सब पढ़ाया है, क्या चल रहा है बोलोगे, क्योंकि हम अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो बच्चों को टफ क्यों पड़ता है। बहुत बढ़िया चीज बताने जा रही हूँ, उसको साइकोलॉजिकली मैंने डिकोड करा है और मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। यूक्लिड ज्योमेट्री आपको टफ क्यों पड़ता है? पहला रीजन जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें थ्योरी ज्यादा है और आपके क्वेश्चंस कम है, तो बच्चा एक तो वहाँ थोड़ा सा पीछे हट जाता है। एक साइकोलॉजिकल रीजन जो मैंने अभी डिकोड करा, आपको सिंपल बात बताती हूँ। हम बहुत बचपन से छोटी छोटी चीज़ें पढ़ के आए हैं और अब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हमारा दिमाग मान नहीं रहा कि यार हमें 4th क्लास की चीज़ 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो दिमाग मानने को रेडी नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग ने बड़ी बड़ी चीज़ों को ढाल लिया है। हमने अपने आप को बड़े बड़े थ्योरम्स, बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े कैलकुलेशंस में, एक ऐसे थिंकिंग प्रोसेस में ढाल रखा है कि हमारी मशीनरी एक ऐसे वे में ढल चुकी है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें ले नहीं पा रहे। हमारा दिमाग मानने को रेडी नहीं है कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी कोर्स में, आप समझ रहे हो, ये इसलिए बच्चा थोड़ा पीछे हट जाता है, बोलते क्या यार मुझे धोखा तो नहीं हो रहा, मेरे साथ खेल तो नहीं हो रहा, ये चीज़ है। चलिए, अब होल इज ग्रेटर देन पार्ट है, ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या बात है? होल तो पार्ट से बड़ा ही होगा, है। मैंने लड्डू लिया, बोले मैडम जी लड्डू के पीछे पड़ गए हो आप। मैंने लड्डू लिया और मैंने इस लड्डू में से छोटा सा पार्ट निकाल लिया। लड्डू जो पूरा पूरा होल लड्डू है वो बड़ा कि पार्ट बड़ा? पूरा होल लड्डू होगा ना। अब आप मुझे बताओ, आपके पास एक लड्डू है, उसमें से आपने पार्ट निकाल लिया, अब आप पूरा लड्डू खाओगे या पार्ट खाओगे? पूरा खाओगे ना, होल खाओगे ना, होल बड़ा है ना, होल बड़ा है ना, इसलिए खाओगे ना। तो यस, दिस इज द ब्यूटी लड्डू की। तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब आप इधर देखेंगे, ये जो होल है पूरा, अब इसमें से इसका मान लो ये पार्ट है, तो होल बड़ा है पार्ट से, तो सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज स्मॉलर देन द होल पार्ट। हर पार्ट होल पार्ट से छोटा होगा, ठीक है। दिस शोज दैट द होल सर्कल विल ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। सो एग्जाम 6 पर आते, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एग्जाम 6 क्या बोलती है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम, किसी सेम चीज का डबल कर दो
तो आंसर भी सेम ही मिलेगा, है इक्वल टू वन अनदर, है इक्वल टू वन अनदर। अब लड्डू नहीं, अब हम लेंगे एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। वो बोले डॉक्टर जी तो बोलेंगे, इसलिए तो एप्पल दुश्मन है डॉक्टर के, हैं। तो एप्पल मेरे पास 4 एप्पल है ना, और मैंने चारों एप्पल, मतलब 4 एप्पल है, मेरी फ्रेंड के पास 4 एप्पल, मेरे पास भी 4 एप्पल, मतलब हमारे पास इक्वल एप्पल है। मैंने दोनों का डबल कर दिया, दोनों तरफ डबल करा, मतलब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, है ना। तो भाई इधर भी 4 इंटू 2 8, इधर भी 8, तो मेरा डबल करने के बाद मेरे पास जो एप्पल आए, मेरे पास भी 8 है, उसके पास भी 8 है। मस्ती मस्ती, बल्ले बल्ले, सेहत हमारी मस्त। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे इधर इन दोनों का अगर मैं डबल कर दूं दोनों तरफ, कि दिस शोज दैट दिस इज द डबल, कि इज द डबल ऑफ द 2 सेमी सर्कल। अगर 2 सेमी सर्कल का डबल कर दो तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इक्वल मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। जो आंसर होंगे वो भी डबल करने के बाद इक्वल मिलेंगे। और वही चीज अगर आप हाफ पे लागू कर दो कि कोई 2 चीज सेम है, इक्वल है, उन दोनों का ही हाफ कर दिया, भाई फिर से 4 एप्पल, यहाँ पे भी 4 एप्पल, 4 सेब हमारे पास हैं, लेकिन हमारे सेब को आधा कर दिया, यहाँ पे 4 का 2 हो गया, यहाँ पे भी 4 का 2 हो गया, तो दोनों के बाद फिर से सेम आए ना, क्योंकि सेम थे और सेम का ही हाफ करा दोनों का। ऐसा नहीं एक का डबल एक का हाफ कर रहे, बारात में थोड़ी ना है अपन। तो थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम का हाफ कर दे, कोई 2 चीज इक्वल है, कोई सेम चीज है, उसका हाफ कर दो दोनों साइड, तो जो आंसर मिलेगा द इक्वल्स टू वन अनदर, और वाइज वर्सा। दिस वॉज ऑल अबाउट टोटल एक्सियम्स। तो हमने 7 एक्सियम्स पढ़ी, सातों की सातों एक्सियम हमारी डन है। अब हम पोस्टुलेट्स की तरफ पढ़ते हैं। पोस्टुलेट्स और एक्सियम में आपको मैं डिफरेंस बता चुकी हूँ। पोस्टुलेट्स अब जो आएंगी, टोटल 5 पोस्टुलेट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। 5 पोस्टुलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से 5वें नंबर की पोस्टुलेट आपके कोर्स में है। अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके इर्द गिर्द उठ के आएगा, लेकिन उसके लिए बाकी चीज़ें पढ़नी जरूरी थी, इसलिए पढ़ा रही हूँ। चलिए पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। अब पोस्टुलेट क्या होता है? स्यापा खसमड़ू खानिया है। पहली पोस्टुलेट, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट है। ये क्या बात बोल दी? ये बात तो पहले से ट्रू है ना। देखो पता यही तो चीज है, आप लोग ना बार बार पढ़ने के बाद बोलोगे है मैम ये क्या चल रहा है, क्योंकि वो बात आपके दिमाग में पहले से ही है, आपको पता है कि एविडेंटली ट्रू है, इसीलिए तो इसे एक्सियम पोस्टुलेट में डाला गया। क्या आपको प्रूफ करने की जरूरत पड़ रही है क्या इन सब ट्रुथ्स को? नो, ट्रू है ना, प्रूफ करने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं। तो अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लो भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बन पाएगी ना। अब आप इधर देखेंगे, अगर आप इसको डायग्राम को भूल जाओ, अगर आप एक देखेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ही स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर आप तो दूसरे नजरिए से देखें तो किसी भी 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। एक पॉइंट से, सुनिए, किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास कर सकती है, किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास कर सकती है। लेकिन अगर 2 पॉइंट आ जाए सीन में तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास करेगी। किसी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये उन्होंने समझाने की कोशिश करी। देख लीजिए कि किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास कर सकती किसी, लेकिन अगर कोई 2 पॉइंट है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास करेगी। दिस शोज दैट अ लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बट इट डजंट मीन दैट देयर कुड बी अनदर लाइन फ्रॉम दिस। मतलब इसका मतलब इन 2 पॉइंट से कोई और भी लाइनें पास कर सकती नहीं। अकेला पॉइंट ए होगा तो बहुत सारी करेगी, अकेला पॉइंट बी होगा तो, लेकिन ए और बी जुड़ गए, अगर 2 पॉइंट एक साथ है तो दोनों से एक ही लाइन पास करेगी। एज सिंपल एज दैट। कंफ्यूजन दूर कर दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोस्टुलेट 2 क्या बोलता है? बोलो मैडम जो क्या हो जाता है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो खत्म हो गई, खत्म सिंह है बिल्कुल, है एक टर्मिनेटेड लाइन है। अब मैं बोल रही हूँ ले जाओ इसको ब्रह्मांड के बाहर तक, मैं कह रही हूँ ले जाओ इसको मनाली तक घूमने जाना है, जाओ ले जाओ मनाली के बाहर तक, इसको लेकर जाना है, ला ले जाओ दिल्ली तक, ला ले जाओ इसको साउथ इंडिया, ले जाओ श्रीलंका ज्यादा हो गया, पहले इंडिया घूम लो पहले, हैं तो ले जाओ उसको ब्रह्मांड के बाहर तक, घूम आओ, जा जुपिटर घूम के आना है, घूम आओ, प्लूटो ढूंढ के आ जाओ तो जहाँ पे भी है। तो एक टर्मिनेटेड लाइन जो है ना, आप उसको कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली कहाँ तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस शोज दैट अ लाइन सेगमेंट विच हैज 2 एंड पॉइंट, जिनके 2 एंड पॉइंट होते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। हम इन्हें जहां तक हमारी मर्जी वहां तक हम ले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे बच्चों। पोस्टुलेट 3 क्या बोलता है? पोस्टुलेट 3 ये बोलता है, तोबू बोलता है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब एक सर्कल है, किसी भी सेंटर और रेडियस से
कोई भी सर्कल बन सकता है। अगर मैंने 5 सेंटीमीटर की रेडियस ली तो उससे एक सर्कल हो जाएगा। मतलब अगर मैंने 5.1 सेंटीमीटर की रेडियस ली तो उससे अपना एक सर्कल। अगर मैं 5.2 सेंटीमीटर की रेडियस ले लूं, 5.3, 5.6, 5.06, 5.05, 5.98, 5.99, मैं कितने भी रेडियस बदलती जाऊंगी, उसका अपना एक सर्कल बनता जाएगा। और हर रेडियस का अपना भाई, अरे हर सर्कल का अपना एक खुद का सेंटर होगा भाई। आपका सर्कल जो है वो 2 अस्तित्वों पे चलता है, 2 बच्चे, सेंटर और रेडियस। तो उसका अपना एक सेंटर इज द फिक्स पॉइंट, और उससे जो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। तो आप देख लीजिए ए बी है। अब इस ए बी को मैं कुछ भी, अगर मैं ए बी 7 का कर दूं तो अपना सर्कल, ए बी को 8 सेंटीमीटर का कर दूं तो अपना सर्कल है, कुछ भी हो सकता है। तो दिस शोज दैट कि हम कितना भी सर्कल किसी भी लाइन सेगमेंट से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ज्यादा रीड नहीं करना, अपने को कंफ्यूज नहीं होना। आप सिंपल समझिए, आप इसको रीड कर सकते हैं अपने लेवल पे, बट इतना है कि बस आप सिंपल ही समझिए कि एक सर्कल, आप कितने भी सर्कल बना सकते हैं अपने रेडियस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में आप 5-6 रेडियस से एक ही सर्कल बना देंगे, ये कहने का मतलब नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए पोस्टुलेट 4, फोर्थ पोस्टुलेट, ठीक है। अब ये पोस्टुलेट 4 क्या बोलती है, बहुत ही लल्लू सी पोस्टुलेट है। बोल रही ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब राइट एंगल का मतलब ही 90 डिग्री है, ना 90 डिग्री से कम, ना 90 डिग्री से आगे। अब इस दुनिया में जो भी राइट एंगल होगा वो इक्वल होगा। अब वो टेढ़ा हो, वो पुराना हो, वो उल्टा हो, वो सीधा हो, वो ऐसे लटका हुआ हो, वो कैसा भी हो, है तो 90 डिग्री, तो वो इक्वल होगा, मतलब वो राइट एंगल है। और राइट इज ऑलवेज राइट। तो इसका मतलब इस दुनिया में कोई राइट एंगल हो, ये राइट एंगल हो आपका, ये 90 डिग्री है, तो ये भी इक्वल है भाई। अगर ये ऐसा बना दूं, टेढ़ा कर दूंगी, रहेगा तो 90 ना, तो रहेगा इक्वल ही रहेगा। मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, बस वो ओरिएंटेशन बदला है ना यार उसका, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तब भी 90 डिग्री था, 90 डिग्री था कि नहीं था, तो रहेगा तो इक्वल ही। तो ये भी 90, ये भी 90, अगर आप देखेंगे ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सब इक्वल है। ये सब सारे एंगल, वी न्यू दैट द राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज इक्वल, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। बस वो 90 ही होने चाहिए, 90 डिग्री से कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब DCA, DCB, ये अपने सारे एंगल जो HGE है ना, और HGF, HGE एंड HGF, सारे एंगल्स क्या होंगे, ये सारे एंगल्स आपके अपने आप इक्वल होंगे। ये सब 90 है ना, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। समझ में आया। अब हमने 4 पोस्टुलेट पढ़ ली। अब सुनिए, यहाँ तक जो था ना, यहाँ तक चल रहा था चैप्टर बहुत ही एक अच्छे पेज पर, ऐसा नहीं है। अब हम जो पढ़ने जाएंगे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब 5th पोस्टुलेट है, बहुत बेहतरीन, बहुत ही इजी, बहुत ही लल्लू सी। बस इसको अपन को हाइप्ड क्यों क्रिएट है। अब मैं आपको उल्टा, हम हमेशा जब इस पोस्टुलेट को पढ़ते हैं ना, या आपको टीचर्स भी पढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले ये डेफिनेशन रीड कर देते हैं। ये जो डेफिनेशन है ना, ये बच्चे को घुमा देती है और वो छोड़ के चैप्टर छोड़ के भाग जाता है। वो कहता है भाई डेफिनेशन है तो बैंड बजा दी, जंगल में ले आए हो टीचर जी, और जंगल में जाके छोड़ और दिया है और भाग गए टीचर जी। तो ऐसा नहीं होगा। अब सुनो, मैं आपको जंगल में लेकर ही नहीं जाऊंगी, अपन जाएंगे पार्क में सीधा, और वहाँ जाएंगे फिसल पट्टी खेलेंगे। अब सुनो, इधर ये डायग्राम दिख रहा है सबको, आप इस डायग्राम को भी भूल जाओ, चलो थोड़ी देर के लिए इस डायग्राम को भी भूल जाओ। मान लो आपके सामने 2 लाइनें हैं, बस आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि ये पोस्टुलेट क्या बोलती है, बिना इसको रीड करे समझा रही हूँ। फिर रीड करेंगे, समझ में नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। मैंने बोल दिया इसमें एक लाइन ये है, ठीक है, सुनिएगा, इसमें एक लाइन ये है, इसमें एक लाइन ये है, ये एक L लाइन है, ये एक M लाइन है, ठीक है। इस लाइन को सीधी 2 लाइनें और उसको एक तीसरी लाइन P नाम की लाइन कोई काट रही है। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि ये लाइनें, अगर इनके जो ये एंगल होंगे, एंगल 1 और 2 है, ये क्या एंगल होते हैं, ये नहीं बोलते को इंटीरियर एंगल्स। मतलब 2 लाइनों को जब तीसरी लाइन काट रही है तो उसके एक साइड के अंदर के एंगल, अब सुनिए, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 से कम आता है तो पक्का ये जो लाइन है ये पक्का मीट करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि 180 से कम आ रहा है। और अगर उसी की उल्टी साइड कोई दो एंगल्स है, ऐसे ही मान लो इधर 3 और 4 ले लेते हैं, इनका सम आप देखेंगे अगर 180 से ज्यादा आ रहा है तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, ऐसे दूर जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। और इसी से एक और एक चीज बनी कि अगर इन्हीं का सम 180 के इक्वल आ जाता है तो ये लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। आप अभी इसको सिंपल में रखिए कि अगर कोई 2 लाइनें उसको काट रही है तो उसके जो को इंटीरियर का सम 180 से कम है, तो जहां पे जिस साइड पे कम है, यहाँ पे कम है ना, तो उस साइड वाली लाइनें पक्का मीट करेगी।
इंटरसेक्ट करेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट आपने डायग्राम बना ही लिया होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट पोस्टुलेट। अब आप इधर देखिए, इफ देयर इज अ लाइन सेगमेंट, इफ देयर इज अ, आप इसको समझिए, खसमणु खाने मर जाने, ए वेखो गंदा हो गया है तो साफ करके ही पढ़ाऊंगी। ए वेखो, इफ देयर इज अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू टू स्ट्रेट, एक लाइन सेगमेंट है वो दो स्ट्रेट लाइन से पास कर रही है, वाइल फॉर्मिंग टू इंटीरियर एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं अल्फा बीटा यहाँ पे, ऑन द सेम साइड पे, ऐसा नहीं एक इधर बन रहा है इधर, एक सेम साइड पर, इसी साइड के इसी साइड पर बन रहे हैं दोनों एंगल्स। सुनना ध्यान से, ऑन द सेम साइड, अल्फा और बीटा की बात हो रही है यहाँ पे, अल्फा एंड बीटा की बात हो रही है। द सम इज लेस देन 180, और इनका सम अगर लेस देन 180 है, अगर इनका सम लेस देन 180 है, देन दीज टू लाइन विल डेफिनेटली मीट ईच अदर इफ एक्सटेंडेड ऑन वन साइड। और ऐसा नहीं है जहां पे जिस साइड इनका सम 180 से कम आ रहा है, इस साइड कम आ रहा है, और इसी साइड अगर मैं इनको एक्सटेंड करती हूँ तो पक्का मीट करेगी। द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल विल बी लेस देन टू राइट एंगल। अब देखिए इसमें ना तीन वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे, या तो कभी 180 यूज कर लेंगे, या कभी सप्लीमेंट्री यूज कर लेंगे, या टू राइट एंगल। दो राइट एंगल का मतलब भी 180 होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब भी 180 होता है, और 180 का मतलब भी 180 होता है। अब उन्होंने कंफ्यूज, अब देखा ये गेम खेला, ये ऐसे गेम खेलते हैं और मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे वीडियोस को परेशान करते हैं। अब यहाँ पे दो राइट एंगल यूज कर लिया, बच्चा बोले राइट एंगल कहाँ से आ गया, अरे दो राइट एंगल मतलब 290 डिग्री मतलब 180। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे गेम सारा 180 के इर्द गिर्द है कि कोई दो लाइनें हैं, उसको तीसरी लाइन काट के कोई अंदर के एंगल बना रही है और उनका सम 180 से कम है, तो जिस साइड पे 180 से कम है सम, उस साइड की लाइनों को अगर एक्सटेंड करा तो वह पक्का मीट करेगी, क्योंकि सम 180 से कम है। अगर सम 180 से ज्यादा या इक्वल होता तो सिनेरियो अलग होता, लेकिन कम है ना, बस यहाँ पे बात हो रही सिंपल। तो एंड इफ द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, अब सुनिए, अगर सम आपका, मान लीजिए दो लाइनें हैं और इनका सम अपने आप इक्वल टू 180, और एंगल 1 और 2 का सम अपने आप इक्वल आ गया 180 के, एक बारी में इक्वल ही आ गया, तो लाइनें सीधा पैरेलल हो जाएंगी। और यही लाइंस एंड एंगल्स में हमने को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो पढ़ी, वो यही तो पढ़ी थी कि क्या होती है कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स जो थे सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उनका सम अगर 180 है तो वो पैरेलल होती है। पढ़ा है, या पैरेलल है तो सम 180 होगा, पढ़ा है। ये यही थे यूक्लिड जी तो थे, यही थे इसके पीछे जो ये गेम खेल के गए हैं। अब मजेदार चीज देकर गए वाले, मैं मजेदार चीज स्यापा दे गए तो ये देख लीजिए, अगर a प्लस बी आपका 180 के इक्वल है तो लाइनें पक्का पैरेलल होगी। ये बहुत बढ़िया चीज पढ़ाई, इस पे क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोस्टुलेट 5। अब क्या हुआ, आपको पता है यार, कोई चीज कोई अच्छा काम भी करता है, कोई बुरा कुछ भी करता है, तो लोगों को लगता है कि यार हम भी उससे रिलेटेड कुछ चीजें लाने की कोशिश करें। अगर आजकल कोई ट्रेंड भी चल रहा है, कोई चीज रील बन जाती है, तो फिर उसी पे उसको इंस्पायर करके हम कोई और दूसरी रील बना लेते हैं, उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है कोई उसमें ही अपना कुछ तड़का डाल देता है। ऐसे ही तो ये ऐसा नहीं कि अभी का जमाना है, ये बहुत पहले से है ना, ये बस रीलें तो हमने नाम दे दिया, अभी ये तो बहुत पुराने से चल रहा है। तो क्या हुआ, जो फिफ्थ पॉस्टुलेट थी वो देखा जाए तो बाकी की जो चार पॉस्टुलेट है, उस चारों पॉस्टुलेट से मिलकर प्रूफ करी जा रही थी। मतलब ये फिफ्थ पॉस्टुलेट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही। तो ऐसे ही एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसका एक बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद, ऐसा नहीं कि कुछ गलत काम करा, उन्होंने भी अपने लेवल पे बहुत बढ़िया चीज बताई जो हमें पढ़नी चाहिए। तो सिर्फ यूक्लिड तक सीमित नहीं रहेगी। तो यूक्लिड जी जो है, यूक्लिड जी बोलेंगे, यूक्लिड कैसे बोल दिया मैंने, तौबा तौबा। तो क्या हुआ, स्कॉटिश एक हमारे जो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन प्लेफेयर, उन्होंने फिफ्थ पॉस्टुलेट का एक इक्विवेलेंट वर्जन दिया, उसको एक अपने नजरिए से संजो के दिया, लिखा। वो क्या था समझते हैं। फिर से मैं ये रीड नहीं करूंगी, ये रीड नहीं करेंगे। फिर से मेरे प्यारे बच्चों को मैं जंगल में लेकर नहीं जाऊंगी और ना ही वहां छोड़ूंगी। पार्क में जाएंगे, झूला खेल के वापस लाऊंगी, लाइन से झूला खिला के वापस लाएंगे अपन। सुनिए तो क्या उन्होंने बोला, सीधी बात, उन्होंने एक बात सिंपल ये बोली कि अगर एक लाइन है L और एक पॉइंट है P, उस लाइन L पर लाई नहीं कर रहा, कहीं पे भी लाई कर रहा है उस L के आसपास, तो सुनिएगा, एक लाइन L है और P है, तो उस P से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी लाइन पास करेगी, एक ही ऐसी लाइन दम रखती है जो इस L के पैरेलल होगी। बात खत्म। अब आप इस P से एक लाइन ऐसे पास करा लो,
ऐसे पास करा लो, कैसे भी पास करा लो। अगर आप इस P पॉइंट से, आप देखिए इधर इस P पॉइंट से एक लाइन ऐसे पास कराई मैंने, क्या इसके पैरेलल है? नहीं, ऐसे पास कराई। अब आप इस P से इनफाइनाइट लाइंस पास कराइए, वो पैरेलल नहीं होगी L के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी पैरेलल, एक यूनिक लाइन पैरेलल होगी बस। तो उनका कहने का मतलब ये था कि अगर एक लाइन L है और एक कोई P पॉइंट है, तो P पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लाइन पास करेगी जो पैरेलल होगी, वो एक और एक यूनिक ही होगी। अब 10-15 लाइनें एक के पैरेलल नहीं कर सकते, बारात में नहीं आए, भंडारे में नहीं आए आप। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये उन्होंने बोलने का कोशिश करी। और अब देखिए, अब आप इसको समझिए, देख लीजिए सेम चीज कि दिस सेज दैट if you have a line L and point P which does not lie on a line, if you have line L, एक लाइन L है आपके पास और एक पॉइंट P है जो लाइन नहीं कर रहा, lie on the line पे नहीं कर रहा, there could be only and only one line passing through, सिर्फ P से एक ही लाइन ऐसी पास करेगी जो L के पैरेलल होगी। no other line could be parallel to line L, पैरेलल नहीं होगी P से पास करने वाली कोई और लाइन P के, जो P से पास कर रही लाइन वो L के पैरेलल नहीं होगी, कोई अदर लाइन, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है जो दम रखती है उसके पैरेलल होने की। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थ्योरम। और इसी थ्योरम को थोड़ा सा रिजल्ट इससे दे दिया गया कि कोई दो डिस्टिंक्ट लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए, इसी को समझिए, अगर मैं रीड नहीं कराऊंगी आपको ये वाली चीज, ठीक है, फिर से रीड करने से पहले समझते हैं कि अगर कोई दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि दोनों एक ही लाइन के पैरेलल हो जाएगी, है, कॉमन सेंस लगाओ, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, अगर मैं इसकी बात करी तो ये इसी के पैरेलल होगी, हैं, और ये किसी और चीज के, ऐसा नहीं है कि ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन भी इसी के पैरेलल दिख रही है आपको, नहीं ना, कि भाई एक लाइन एक ही के पैरेलल होगी, ऐसा नहीं दोनों एक ही के पैरेलल हो जाएगी। तो टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन, ऐसा नहीं दोनों सेम लाइन के पैरेलल। अब दोनों ही सेम के पैरेलल हो गई तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, है क्या वो कॉमन सेंस लगाओ, बस कॉमन सेंस, कि अगर कोई दो लाइनें, एक मतलब ये लाइन भी इसके पैरेलल है, ये लाइन भी इसके पैरेलल है, तभी ये केस बनेगा। क्या ये इंटरसेक्ट कर रही, नहीं कर रही। तो ये उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो वो दोनों किसी सेम लाइन के पैरेलल नहीं होगी, उसमें से कोई एक किसी के पैरेलल होगी, बस सेम के पैरेलल नहीं होंगी वो। दिस आल्सो स्टेट्स दैट इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर देन अ लाइन पैरेलल टू वन ऑफ देम कुड नॉट बी पैरेलल टू अनदर, कि भाई अगर एक के कोई पैरेलल होगी तो ऐसा नहीं कि ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी, अगर ये इसके पैरेलल है तो ऐसा नहीं इसके भी पैरेलल होगी। बारात में नहीं आई है, हैं, कि सबको भंडारे में बुला के, नहीं, बारात देखो, बारात और भंडारे में यही फर्क होता है कि ये बारात में नहीं आई है। गेटिंग माई पॉइंट, कि बारात में तो आप कुछ गिने चुने लोगों को बुलाए, भंडारे में तो सब आ जाते हैं। तो ये वाली चीज है कि भंडारे में नहीं आई है, बारात में आई है। सो आई होप आपको ये पूरा इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स का फिफ्थ पॉस्टुलेट, जो कि हमारे प्लेफेयर जी ने दिया था, खेल में दे दिया, प्ले करते करते दे दिया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट पॉस्टुलेट्स। अब क्या हुआ, हमने पढ़ी एक्सियम। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया चीज पढ़ा रही हूँ। हमने पढ़े यूनिवर्सल ट्रुथ, जो पहले से ट्रू थे, ऐसे अजम्पशंस जो ट्रू थे, जिन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए। व्हाट इज स्टेटमेंट्स, जिन्हें, जो अब क्या होते हैं, व्हाट इज स्टेटमेंट्स, जैसे अभी हमने जो पढ़ा वो अजम्पशन जैसे थे, वो पहले से ट्रू थे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए। और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ना, कहते क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, मतलब स्टेटमेंट वो होता है कि या तो वो ट्रू भी होगा या फॉल्स भी होगा, हमें नहीं पता। और हमें इसे पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करके देखना पड़ेगा। इन सबको प्रूफ की जरूरत नहीं थी, ये एविडेंटली ट्रू थे, लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स आए जिन्हें प्रूफ करने की जरूरत पड़ गई, इसलिए उन स्टेटमेंट्स को नाम दिया गया थ्योरम्स। एज सिंपल एज दैट। हुआ क्या, एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर द अजम्पशन जिनको हम जो, अब मैं आपको बहुत, देखो ये जो चीज है ना, आपको ये अगर आप कहीं भी पढ़ोगे, कहीं नोट्स में, कहीं बुक से, किसी भी रेफरेंस से पढ़ोगे, वहाँ कहानी लिखी हुई, इसलिए बच्चा कंफ्यूज होता है कहानी देख के। मैं फिर से बता रही हूँ, साइकोलॉजिकली बच्चे के दिमाग में होता है कि मैथ्स में थ्योरी किसी काम की नहीं है, और इस चैप्टर में थ्योरी काम की, और थ्योरी रीड करने का उसका मन नहीं मानता, इसलिए मैंने इसको एक ऐसे तरीके से संजोया आप लोगों के लिए कि मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाओगे। एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स आर द अजम्पशन नीड नॉट टू बी प्रूफ, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्सली ट्रू है ना। लेकिन क्या हुआ, इन एक्सियम और पोस्टुलेट की वजह से कुछ स्टेटमेंट्स आए, कुछ स्टेटमेंट्स इन्हीं की वजह से आए, जो कि ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए उन्हें प्रूफ करने के लिए, उन्हें टू प्रूव फ्यू ऑफ द म्यूज स्टेटमेंट्स टू बी, उन्हें ट्रू प्रूफ करने के लिए हमें बाद में कुछ ऐसी चीजें हमें प्रूफ करना पड़ा उन्हें, और इसलिए जो स्टेटमेंट जिन्हें हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़ रही है, उन्हें हमने थ्योरम या प्रेपोजिशन नाम दे दिया, थ्योरम या प्रेपोजिशन। सो दीज स्टेटमेंट्स, जिन्हें ऐसे स्टेटमेंट्स जिन्हें हमें ट्रू प्रूफ करने की
जरूरत पड़ गई है, मतलब यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। सो इसका मतलब एक्सियम और पोस्टुलेट्स और थ्योरम में डिफरेंस ये है कि जो एक्सियम है और जो पोस्टुलेट है यूनिवर्सली ट्रू होते हैं, है ना, वो यूनिवर्सली ट्रू होते हैं, उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें ट्रू करने की जरूरत है, बताना है। क्या मांगती है हमारी अदालत? प्रूफ मांगती है, तो वो प्रूफ मांगती है, थ्योरम प्रूफ मांगती है। थ्योरम मतलब प्रूफ चाहिए, इसलिए हम जब पढ़ते थ्योरम, मतलब इसे थ्योरम इसलिए बोलते हैं जब भी एक्सियम पोस्टुलेट इसलिए यूज नहीं करा जाता क्योंकि उन्हें पता है बच्चे को प्रूफ में कभी भी दे देंगे हम उठा के, हैं। तो प्रेपोजिशन एंड थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ द रिजल्ट व्हिच आर प्रूव्ड यूजिंग, यही यूज तो हम एक्सियम पोस्टुलेट्स को यूज ही करते हैं। एक दूसरे के चड्डी बड्डी यार है, इसकी टोपी उसको पिनाना, उसकी टोपी उसको पिनाना, और ये सब कुल मिला के पता है क्या है? ये सब है प्रॉपर्टीज। ये कहा बहुत किसी, मैं बोलूंगी 10 में से 2 नहीं, 10 में से 1 भी बच्चे को नहीं पता ये चीज कि ये सब कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज ही है। जिसका एक्सियम पोस्टुलेट प्रूव करना है तो थ्योरम नाम दे दिया, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, अगर मैं कुछ थ्योरम का एग्जांपल दूं कि भाई एक पॉइंट के अराउंड, सबसे पहले सम ऑफ द एंगल्स, किसी ट्राइंगल के अंदर सारे एंगल्स का सम 180 होता है, और ये हम प्रूफ भी करके आ चुके हैं कि सारे एंगल्स का सम 180 होता है। ट्राइंगल्स एंड इट्स कॉन्ग्रुएंसी में भी अगर आप पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज 7th क्लास में पढ़ेंगे, तो ये प्रूफ करना पड़ता है। ऐसे नहीं बैठे बैठे बस बोल दिया, ये बात ट्रू है लेकिन हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे बैठेगा सारा काम। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड कितने भी एंगल होंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सारे एंगल जितने भी एंगल होंगे, एक पॉइंट के अराउंड कितने भी एंगल होंगे वो हमेशा 360 के इक्वल होंगे। पर ये बात ट्रू है लेकिन हमें इसे प्रूफ करने की जरूरत है, प्रूफ करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये सिर्फ एक्सियम और पोस्टुलेट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसे ट्रू करने की जरूरत है, इसलिए थ्योरम है। बात खत्म। मैंने आई होप कि मैंने आपको इस तरीके से समझो दिया, समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, अब थ्योरम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरम के ऊपर एक एग्जांपल कह लो, एक ऐसी थ्योरम जो अधिकतर आपके एग्जाम में आपको प्रूफ करने के लिए आ जाएगी, क्योंकि थ्योरम है तो प्रूफ करनी बोले, उन्होंने दे दिया ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ट्रू कैसे है ना, प्रूफ करो, प्रूफ मांगता है। तो थ्योरम दी गई है, इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम परस्पेक्टिव के हिसाब से। इसको करते हैं। देखो बच्चा फिर से कहाँ फंसता है, जब किसी बच्चे को कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है, थ्योरी भी समझ में आ जाती है ना, वो अटकता क्वेश्चंस में। क्वेश्चन भी उसको समझ में आ जाता है, उसको ये भी समझ में आ जाता है क्वेश्चन में सोल्यूशन क्या है, उसको अटकता कहाँ है, इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में मैं लिखूं क्या मैडम जी, हैं, गेटिंग माय पॉइंट, कि मैडम जी मैं उस सोल्यूशन में लिखूं क्या, उसको संजो के क्या रिप्रेजेंट करूं, उसको थाली में कैसे परोसूं कि टीचर अच्छा नंबर दे दे। बिल्कुल सही पॉइंट है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको लिखोगे कैसे, उसको लिखने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो मैं आपके लिए पूरा लिख के लाई हूँ, अच्छे से, पूरा अच्छे से इसको संजो के लिखेंगे अच्छे से। देखिए सबसे पहला आप पढ़िए किधर लिखा क्या है। थ्योरम, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1। पहले तो लाइन समझिए तभी तो प्रूफ करोगे, आप थ्योरम समझ ही नहीं लो, प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं बैठे बैठे हैं। 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स, आई एम सो सॉरी, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स है, 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स है, कैन नॉट हैव मोर देन 1। एक पॉइंट से ज्यादा, एक पॉइंट से ज्यादा उसमें कभी भी कोई और कॉमन पॉइंट नहीं होगा, मतलब एक पॉइंट से कम भी हो सकता है। कोई 2 डिस्टिंक्ट लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये भी 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, ये भी 2 डिस्टिंक्ट लाइन, इसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है और इसमें एक ही पॉइंट कॉमन है। इसके अलावा कोई 2 पॉइंट कॉमन नहीं आ सकते। वो ये कहना चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कोई 2 लाइनें अगर एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कैसी भी हो, उनमें एक ही कॉमन पॉइंट होगा। ज्यादा से ज्यादा, एक से कम हो सकता है पर एक से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते। आप मेरा कहने का मतलब समझ गए, इसको प्रूव करते हैं। तो एक काम करते ना, थोड़ी सी पागलपंती करते हैं, थोड़ा सा इसको चैलेंज करते हैं, कहते हैं नहीं भाई तूने एक बोला, हम इस पे 2, हम पहले से सोच के चलते हैं, हम अपने आप को पहले से ऐसा सोच के चलते हैं और फिर अपने आप को गलत प्रूफ करेंगे। आप गेम समझ रहे हैं मैडम जी, आपने तो हमारे बल्ले बल्ले करा दिए। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें इसमें प्रूफ ये करना है कि एक ही पॉइंट मैक्सिमम 2 लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कुछ भी है तो मैक्सिमम 1 पॉइंट लाया करेगा। लेकिन हम मान के चलेंगे कि उन दोनों लाइनों में 2 पॉइंट कॉमन होंगे, दोनों में 2 कॉमन मान के चलेंगे हम पहले से ही। तो सुनिए, 2 डिस्टिंक्ट लाइन एल और एम है आपके पास। मान लीजिए 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, एक एल है और एक एम है लाइन है आपके पास। आगे बढ़ते हैं। लाइन एल एंड एम हैव एट मोस्ट 1। हमें प्रूफ करना है कि एल और एम में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, ये प्रूफ करना है। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि एल है
मतलब मान लीजिए आपकी जो L है, जो M है, जो है ना L और M है ना आपकी, उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है। ये प्रूव करना है, हर बात सच भी हम कर भी देंगे प्रूव, होता तो यही है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले अपने आप को गलत लेकर चलेंगे। इस प्रूफ के लिए टू लाइंस है ना, ठीक है, इसको भूल जाओ। जो आपकी सिंपल चीज हम क्या करेंगे, लेट सपोज लेकर चलेंगे कि L एंड N इंटरसेक्ट एट P एंड Q, मतलब L और M P और Q पे दोनों में कॉमन पॉइंट, मतलब L में भी P पॉइंट आ रहा है, L में भी P पॉइंट कॉमन है और Q पॉइंट कॉमन है, और M में भी P और Q पॉइंट है, दोनों P और Q से पास कर रहे हैं। इट इंप्लाइज L पासेस थ्रू P एंड Q एंड ऑल्सो M पासेस थ्रू, L और M दोनों P और Q से पास कर रहे हैं। सुनना, L और M दोनों ही P और Q से पास कर रहे हैं। अब आप उल्टा चलो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सबसे पहली पोस्टुलेट क्या पढ़ाई थी कि किसी भी दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है। अब P और Q से L भी पास कर रही है और P और Q से M भी पास कर रही है, क्या बारात में आई है? नहीं ना, नहीं आई ना। तो इसका मतलब हमने जो अजम्पशन लिया, हमने क्या अज्यूम किया कि लेट सपोज हम L और M के P और Q को पास करा देते हैं, वो अजम्पशन गलत है। तो इसका मतलब इट मीन्स टू लाइंस L और M पासेस थ्रू पॉइंट टू P एंड Q। लेकिन हमने कॉन्ट्ररी में एक्सियम वन नहीं, पोस्टुलेट 1 में क्या पढ़ा कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर एग्जिस्ट ओनली वन एंड ओनली वन, कोई दो पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकती है। तो P और Q से या तो L ही पास करेगी या M ही पास करेगी, एक साथ इन दोनों पॉइंट से दोनों नहीं पास कर सकते हैं। तो सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर इसका मतलब इन दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ, ये चीज गलत है, इन दोनों पॉइंट में L और M में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा। अब वो P हो जो क्या हो, वही आ गया सीन में, मान लीजिए एक ही पॉइंट कॉमन होगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट, हमने दो लाइनें ली, दोनों को दो ही पॉइंट से पास करा दिया, P और Q से L को भी, P और Q से M को भी। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि L भी PQ से पास कर रही है, M भी PQ से पास कर रही है, लेकिन दो लाइनें दो पॉइंटों से पास कर रही है। और हमने प्रूफ करा कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। ये पोस्टुलेट है, इस पोस्टुलेट को हमने यहाँ हथियार बना लिया, समझे? इसीलिए बोला गया था कि पोस्टुलेट्स का यूज करके थ्योरम को प्रूव करा जा रहा है। और सुनिए थ्योरम की ब्यूटी और बताती हूँ, यह आपके कोर्स में नहीं है। थ्योरम का यूज करके आगे थ्योरम्स को प्रूव करा जाता है, उन्हें बोलते हैं कोलरी है, कोरोलरी कुछ ऐसा वर्ड बोला जाता है। कौन सा? अगर आप जब 10th क्लास में जाएंगे बीपीटी थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें इसका यूज भी करा जाएगा। तो कोरोलरी इज दिस। तो आपको ब्यूटी समझ में आई पूरे यूक्लिड ज्योमेट्री की, कि कहाँ से ज्योमेट्री दुविधा में फंसी हुई थी अभी तक। फिर यूक्लिड जी आए बचाने, फिर तो बहुत सारे लोग आ गए, प्ले फेयर आ गया, मतलब कितने लोग आ गया बोल रही हूँ मैं, कितनी गलत बात है, आ गए। तो यूक्लिड अंकल आए, यूक्लिड दादाजी आए, यूक्लिड चाचा जी आए। तो जब वो आए तो देखो उन्होंने धमाल मचा दिया, डेफिनेशंस दे दी, वो फेंक रहे एक्सियम, वो फेंक रहे पोस्टुलेट, वो फेंक रहे अपनी क्या बोलते हैं थ्योरम्स। क्वेश्चन भी तो फेंकेंगे, मैं फेंकूंगी। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं अब कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि देखो पढ़ने के बाद एग्जाम में थ्योरी से ज्यादा थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसकी प्रैक्टिस तो होनी बनती है ना। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे, चाहे कोर्स में हो चाहे नहीं हो। पहला, ऐसा नहीं फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा भी करा दूंगी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मैं बोलती हूँ मेरा वन शॉट आपको पता है कि इस लायक है कि आपने एक बार देख लिया, आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ उठाने की जरूरत नहीं, नोट्स पे नोट्स भी आपके बन जाएंगे उसमें, क्वेश्चंस पूरे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following statements are true and which are false। इसमें से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स जो भी है उसका रीजन भी देना है। और विदाउट रीजन आपको लगता है मैं आगे बढ़ूंगी या आप आगे बढ़ेंगे? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये सब जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ये एनसीईआरटी के हैं, उसके बाद एक से दो अपन थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ले लेंगे। एनसीईआरटी के बहुत है वैसे तो, और एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन उठाएंगे अपन। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। ओनली वन लाइन, पहला जो स्टेटमेंट हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से, ये पहली चीज ये बोलना चाह रहा है कि भाई एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। जरा देखते हैं, मेरी तो ये भी पास हो गई, हाँ ये भी पास हो गई, अजी ये भी पास हो गई, अजी ये भी। इसका मतलब मैं तो इनफाइनाइट लाइनें पास कर पा रही हूँ, ये बात तो गलत प्रूफ हो गई। इसका मतलब पहले का आंसर फॉल्स है, और फॉल्स इसीलिए है क्योंकि एक पॉइंट से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सिंगल लाइन नहीं, हजारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट लाइनें कैन बी पास्ड हैं, समझ रहे हो। सेकंड पॉइंट, जो सेकंड आपका आया है, अब सेकंड ये बोलता है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू
दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कहना चाह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइनें पास कर सकती है। अब देखिए हमने एक पॉस्टुलेट, सबसे पहली पॉस्टुलेट यही पढ़ी थी, अगर ये एक पॉइंट है इससे बहुत सारी लाइनें पास कर सकती है, इससे भी बहुत सारी है, लेकिन इन दो पॉइंट से, ये दो पॉइंट ए और बी है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइनें पास किसी भी दो पॉइंट से नहीं कर सकती, किसी दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। तो इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स है। उल्टा कर दिया इन्होंने, उल्टा बोल दिया एक तरीके से फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड पर आते हैं अपन। चलिए थर्ड का बोलत है, ई बोलत है हम कलर बा चेंज करेंगे। और टर्मिनेटेड लाइन, एक टर्मिनेटेड लाइन है आपकी, मान लो ए बी है, आगे पढ़ते हैं। कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, ये हमने पढ़ी है पोस्टुलेट सेकंड, यही पढ़ी थी कि इसको आप ले जाओ ब्रह्मांड के बाहर तक, ले जाओ इसको श्रीलंका तक। मैंने बोला भी था कि इंडिया घूमो, पहले बताया था कि नहीं बताया था ये चीज, तो बस यही है कि ले जाओ उसको, लो ब्रह्म कुमारी तक ले जाओ, उसका चीरापुंजी तक जहाँ लेकर जाना है, ए बी को घुमा दो, जितना घुमा पूरा ले जा सकते हो। तो एक टर्मिनेटेड लाइन को आप इंडेफिनेटली कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो ये आपका जो थर्ड है वो ट्रू है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पर, इसी का अभी भी आपका यही चल रहा है सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें जो फोर्थ वाला है वो क्या बोलता है आपका, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल इक्वल कब होंगे, पहले तो इक्वल कब होंगे, जब उनके रेडियस इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंट, तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। अरे वो इक्वल होंगे ही तब जब उनके रेडिया इक्वल होंगे। अगर एक सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का है और दूसरा भी 5 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो ही ये सर्कल इक्वल होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर एक सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का बना दिया और एक 6 का, तो भाई एक आपका एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बड़ा बनेगा ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये सर्कल इक्वल होंगे नहीं अगर रेडियस इक्वल नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि अगर रेडियस इक्वल हो, अगर सर्कल इक्वल है तो रेडियस इक्वल होगी, और रेडियस इक्वल है इसीलिए सर्कल इक्वल होगा। समझे आप, उल्टा है बल्कि ये चीज। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर आपका। अजी फोर्थ पॉइंट का बोलत है, फोर्थ पॉइंट बोलत है इन फिगर इफ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब आप फिगर को देखें, ए बी पी क्यू के इक्वल है। भाई ए बी किसके इक्वल है, ए बी तो पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। अब आपको एक थ्योरम आपने पढ़ी है कि पी क्यू मतलब ए बी भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है। तो ए बी और एक्स वाई अपने आप इक्वल नहीं हो जाएंगे। और क्या ये चीज एग्जैक्टली वहां लिखी भी नहीं ऊपर कि देन ए बी विल बी इक्वल्स टू। भाई अगर कोई दो इक्वल चीज कॉमन चीज के इक्वल होती है तो वो दोनों चीजें भी इक्वल हो जाती है। कि अगर कोई दो चीजें कॉमन चीज के इक्वल होती है तो वो दोनों चीजें भी इक्वल। भाई एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 1 3 भी 2 के इक्वल है, तो 1 और 3 इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब ए बी भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, तो भी ए बी और एक्स वाई इक्वल हो गए। मतलब ये बात भी ट्रू है। एज सिंपल एज दैट। ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन की ब्यूटी, इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंस है ना, मैं आपको बताऊंगी। ये बोलना क्या चाह रहा है कि इस क्वेश्चन को जब आएगा तो किस टाइप से आपको आंसर करना है, पूरा बताऊंगी। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अभी आपको टर्म्स दिख रही होंगी यहाँ पे, ये रही पैरेलल लाइंस की आपको डेफिनेशन देनी, परपेंडिकुलर लाइंस की देनी, लाइन सेगमेंट की देनी है, रेडियस ऑफ सर्कल, सारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको इसको क्या करना है, डिफाइन करना है, सिंपल डेफिनेशन देनी है। व्हाट आर दे, मतलब व्हाट आर दे, ये क्या है, ठीक है। एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। अच्छा, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। अगर आपको बोला गया, उसमें क्या बोला गया, आधा क्वेश्चन रीड करके छोड़ दिया मैंने, है कि इनमें से क्या, जब आप इनको डिफाइन करेंगे इसमें कुछ ऐसी टर्म्स भी आएंगी जिन्हें आपको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी। तो उनको क्या बोलते हैं और किसको हम डिफाइन नहीं करा गया, आप समझिए इसको कि आर देयर एनी टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, जिन्हें डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप याद करें तो हमने यूक्लिड्स की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तब उसमें हमने कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ी थी कि यार उसको डिफाइन तो करा ही नहीं गया था और हमने उन्हें अनडिफाइंड टर्म्स नाम दिया था। तो वही चीज इधर यूज हो रही है, एक एक को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइंस। क्या होती है पैरेलल लाइंस? ऐसी लाइन है जिनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल सेम चले, या ऐसी लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट या मीट ना करे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें पैरेलल लाइंस बोलेंगे। आप देख लीजिए पैरेलल लाइंस का एग्जांपल इज कॉल्ड, इन अदर वर्ड्स द लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। कभी भी इंटरसेक्ट, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो 90 डिग्री वाला है, ये इक्वल होगा हमेशा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये पैरेलल होगी, या कभी भी मीट नहीं कर रही है तो भी आपकी क्या होंगी, ये आपकी पैरेलल लाइंस होगी। आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस क्या है? अब आप देखें इसमें परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी बात इसमें तो परपेंडिकुलर को, लाइन को कुछ भी डिफाइन नहीं करा, तो इसमें कुछ डेफिनेशन की जरूरत है। अब इधर आते हैं। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, अगर दो लाइनें 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे कर रही है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो उन्हें परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए
तो हमें 90 डिग्री मतलब हमें यहाँ पे सबसे पहले एंगल को कहाँ क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल डिफाइन नहीं है तो परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करने से पहले एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। तो आर देयर एनी अदर टर्म, यस, यहाँ पे एंगल बच गया, यहाँ पे कैसे लाइंस बच गई, आपको लाइन डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे जब लाइन सेगमेंट, अब हमारा थर्ड पॉइंट है लाइन सेगमेंट को डिफाइन करिए। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अपन ने ये इससे रिलेटेड एग्जाम भी पढ़ी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो जुड़ती है, या अपन ने इससे एक पॉस्टुलेट भी पढ़ी है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जुड़ती है, जो एंड पॉइंट से जुड़ती है उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे लाइन सेगमेंट को करने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि पॉइंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, हमें पॉइंट बताना पड़ेगा। पॉइंट पहले से इसमें डिफाइन नहीं है तो आर देयर एनी अदर टर्म नीड टू बी डिफाइंड, पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है। क्योंकि सुनिए अभी इसको मैं समझाती हूँ। अब आते रेडियस ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल? इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस, जो कि हमेशा फिक्स डिस्टेंस है। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल। सेंटर से सरफेस पे तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस। और रेडियस ऑफ सर्कल जब डिफाइन करने जाओगे तो पहले सर्कल तो बताओगे क्या होता है। तो उसमें जो अनडिफाइंड, जो आपका अभी तक सर्कल है वो तो बताया नहीं गया, पॉइंट भी नहीं पता, सर्कल भी नहीं पता, सेंटर ही नहीं पता आधों को। तो ये भी चीज, तो आर देयर एनी अदर टर्म्स जो डिफाइन करनी चाहिए, इसमें सेंटर है, पॉइंट है, सर्कल है। अब आते हैं अपन किस पर, स्क्वायर पर। व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर इज ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसी चार साइड्स का क्लोज फिगर, ऐसी चार साइड्स का ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें क्वाड्रिलेटरल डिफाइंड कहाँ है? इसमें एक तो क्वाड्रिलेटरल डिफाइंड नहीं है, आपका साइड्स क्या होती है, एंगल्स क्या होती है, कुछ भी डिफाइंड नहीं है। तो ये भी कुछ टर्म्स आपको डिफाइन करनी पड़ेगी पहले, इसको डिफाइन करने से पहले। और जब मैथमेटिशियंस ने इसको डिफाइन